Welcome, aspirants. Welcome to Shiramaya's YT channel. In this new series, the daily editorial, where we are going to discuss important editorials from world's important newspapers, be it Hindu, be it Indian Express, New York Times, BBC, South China Morning Post, or any other important newspaper, where we find that those editorials, those opinion pieces are absolutely critical for UPSC Civil Services examination. In this first lecture, there are two topics. The first one is a very important opinion piece published in South China Morning Post newspaper today, which gets published from Hong Kong, a very important newspaper for understanding the east part of the Asia. Their commentaries are also very insightful. In this, they have writing about from friends to foe, what's behind Trump's Brazil-India wrath. What exactly is behind Donald Trump's American president tariff war or trade war? What exactly is happening? Why he's targeting his allies? Like India and Brazil, he's representing two faces, and the other part is he's conciliatory towards what? China and Russia, the great competitors. तो जो ट्रम्पियन लॉजिक है वो काफी यहाँ पे absurd दिखाई देता है from distant observers. In this particular aspect or news item, I am going to decipher what exactly is behind the Trumpian logic. Why exactly is pushing the countries for tariffs? Why pushing for India and Brazil? So exactly हमें देखना है कि ये जो ट्रेड वॉर हो रही है ये क्यों हो रही है. What are the stated objectives of this trade war जो अमेरिका ने लॉन्च की हुई है या फिर हम कहें डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च की हुई है. पहला इसका ऑब्जेक्टिव था, बताया जाता था, वो था री-इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. री-इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अमेरिका. व्हाई? बिकॉज अमेरिका इन द आइज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप उसका अनफेयर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. ट्रेड जो फ्री होती है, होनी चाहिए फ्री ट्रेड, लेकिन वो फेयर भी होनी चाहिए. तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो मागा ग्रुप सपोर्टर्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दे से दिस ट्रेड इज नॉट फ्री नॉर फेयर. Countries like India, countries like China, they are undermining American economy through misusing the variety of benefits the American economy offers them. तो अमेरिका का रीइंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए जरूरी है कि कंपनीज को पुश किया जाए, अमेरिकन और अदरवाइज, कि आप अमेरिका में इन्वेस्ट करिए, अमेरिका में फैक्ट्रीज खोलिए, अमेरिका में इंडस्ट्रीज लगाइए, चाहे वो बेसिक गुड्स हो जैसे एपरल हो या फार्मास्यूटिकल्स हो, या फिर हाई स्टैंडर्ड गुड्स हो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स लाइक एप्पल फोन या फिर कोई चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स. तो वो अमेरिका में आके लगाइए, रीइंडस्ट्रियलाइजेशन करिए अमेरिका का. दूसरा, ही इज यूजिंग टैरिफ वॉर फॉर रेवेन्यू. अमेरिका एक बहुत बड़े डेट का शिकार है. डेट टू जीडीपी रेशियो कंटिन्यूसली इज राइजिंग. अमेरिकन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर मनी देन दे आर गेटिंग थ्रू टैक्सेस. तो वहां पे जो फिस्कल डेफिसिट है, जो डेफिसिट है, वो बहुत मैसिव होता जा रहा है. एज पर द एस्टिमेट्स, अमेरिकन सरकार का जो हर साल का बजट होता है उसका लगभग 25% वो इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पे दे रहे हैं. तो दे नीड मोर एंड मोर रेवेन्यू. दैट रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम वेयर? टैक्सेस, जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इसके माध्यम से वो रेवेन्यू भी कमा रहे हैं. तीसरा, नेशनल सिक्योरिटी उनका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नाउ दे आर इन एन एरा ऑफ वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं. तो अमेरिका को अपनी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना होगा, और बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी वो डिपेंडेंट किसी और देश के ऊपर नहीं हो सकते. इसीलिए अमेरिका में वो फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं. अमेरिका में वो जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज भी हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो सीमेंट हो, उसको वो पुश करना चाहते हैं. दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, नेशनल सिक्योरिटी. और जो मार लागो प्लान है उनका, दैट इज ऑल्सो in line with this objective or agenda. There is a consensus in the Conservative Party in America that this is to be initiated. This particular aspect is very very critical. इसके अलावा उनके पास जो एजेंडा है वो these days is geopolitical. ब्रिक्स को अंडरमाइन करना, डॉलर की प्राइमेसी को इंश्योर करके रखना, और अमेरिकन जो रिलेटिव पावर का डिक्लाइन है उसको अरेस्ट करना. ये तीन प्राइमरी जियोपॉलिटिकल एजेंडा हैं जो ट्रेड वॉर के माध्यम से अमेरिका और ट्रंप आर ट्राइंग टू इंश्योर. तो ब्रिक्स, जैसे इंडिया और ब्राजील ब्रिक्स का पार्टनर है, तो उनको अंडरमाइन कर रहे हैं.
अपार्ट फ्रॉम इट अपने कंपटीटर्स को भी अंडरमाइन कर रहे हैं, जैसे रशिया है, उससे जो भी कंट्रीज ऑयल खरीद रही हैं उनको पिनलाइज कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। इसीलिए 25% टैरिफ लगाया गया पहले, और फिर उसके बाद 25% और लगाया गया एज ए पेनाल्टी। अब ये कहा जा रहा है कि सेकेंडरी जो टैरिफ्स होंगे वो और भी ज्यादा होंगे। सेकेंडरी टैरिफ्स विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। यूरोपियन यूनियन से कहा जा रहा है कि आप भी ज्वाइन करिए, जैसे टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं, आप भी इसको ज्वाइन करिए। नाउ, apart from all these mega strategic points, one important aspect of Trumpian presidency is that he is very much an egomaniac. He is very much into this reality show business. So he wants the relationship, particularly the personal relationship angle, to be taken very, very seriously. So he is targeting Brazil not because of trade or some other stuff. He is targeting Brazil because वहां पे जो प्रेसिडेंट आज हैं लूला, ही इज लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट। ट्रंप का जो एलाई था बोल्सोनारो, हु वाज ए कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट, वो अभी इज मार्ड विद मल्टीपल कोर्ट केसेस। सो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा है ट्रंप थ्रू ट्रेड वॉर इन ब्राजील। इंडिया में भी बिकॉज इज एंग्री विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर की बात की गई, was angry कि India is not crediting him, India is not advocating for Nobel Peace Prize for him, तो he is doing these kind of stuff. तो पर्सनल लॉजिक, पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो भी इतनी सिग्निफिकेंट एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हो जाएगी, दिस वाज अनइमेजिनेबल। और दुनिया भर में ही इज वेजिंग दिस वॉर। जो कंपटीटर्स हैं जैसे रशिया, जिसके ऊपर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, रशिया के ऊपर आज भी 10% बेस लाइन टैरिफ है। बहुत सारी कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, वियतनाम, जापान, यूके, यूरोपियन यूनियन, दे हैव गॉन विद ए ट्रेड डील विद ट्रम्प। उनका भी टैरिफ लेकिन फिर भी 19, 20 और 25% है। और इन्होंने तो नजराना भी दिया है, साउथ कोरिया और जापान जैसी कंट्रीज ने, दे हैव अनाउंस्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टेड इनटू अमेरिकन इकोनॉमी। तो why this is happening, why Americans are so insecure, why American nationalism is back, you just have to see this chart. अमेरिकन इकोनॉमी जो 3.8% थी ग्लोबल जीडीपी का या मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का प्राइमरली 1750 में, 1880 तक आते आते इट वाज अराउंड व्हाट 14.7%, एंड देन 1900 में 23.6%, राइट नाउ इट इज अराउंड 24%। 1950 आते आते ये नंबर और भी बढ़ा, अब धीरे धीरे ये स्टेबलाइज होकर नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जैसे इंडिया और ब्राजील हैं और चाइना है, दे आर राइजिंग। तो अमेरिकन रिलेटिव डिक्लाइन जो है, अमेरिकन इकोनॉमी का जो साइज था 1990 में वो था $5 ट्रिलियन, आज $30 ट्रिलियन है। 21वीं सदी की शुरुआत में सन 2000 में उनकी जीडीपी वाज अराउंड $7 to $8 ट्रिलियन, राइट नाउ इट इज $30 ट्रिलियन। 400% growth within 25 years. It's massive growth. Still, he is not happy. They are not happy because उन्हें लगता है कि बाकी जो वर्ल्ड है, it is closing or bridging the gap, particularly China and India. India will be the third largest economy very soon. तो variety of यहाँ पे रीजंस बताए जा रहे हैं इस ट्रेड वॉर के, टैरिफ वॉर के, और क्यों ट्रंप ब्राजील और इंडिया को सिग्नल आउट कर रहा है और अपने एडवर्सरीज को जैसे चाइना और रशिया है उनको साइड में रख रहा है। 90 डेज का और एक्सटेंशन चाइनीज टैरिफ के ऊपर दे दिया गया है। सो दिस विल नॉट बी टेकन लाइटली ऑब्वियसली इन ब्राजील एंड इंडिया, एंड इट इज क्रिएटिंग मल्टीपल इश्यूज। 30 सालों से ये जो रिलेशनशिप इंडिया और अमेरिका की डेवलप की जा रही थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ये एक क्वेश्चन मार्क जो है वो ट्रंप का जो ट्रेड वॉर है वो लगा रहा है। पाकिस्तान को सपोर्ट, पाकिस्तान के आर्मी जनरल का विजिट 2 बार अमेरिका के अंदर और वहां से न्यूक्लियर धमकी देना, इट हैज ऑब्वियसली शेकन द फाउंडेशन ऑफ इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप। ये एडिटोरियल, ये ओपिनियन पीस इसी के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? सेकेंड इज in Indian Express opinion piece, which is about the stray dog crisis is real, but the solution cannot be cruelty. We are looking into a situation जहां stray dogs के ऊपर दिल्ली एनसीआर रीजन में उनको एक शेल्टर जोन में भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने डिसीजन दिया, जिसको लेके विवाद खड़ा हुआ। अब 3 जजेस मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर सुनवाई करेगी, लेकिन स्ट्रे डॉग्स, इशू ऑफ स्ट्रे डॉग्स हैज डिवाइडेड इंडियंस इनटू 2 पार्ट्स और 2 डिविजन्स। एक वो ग्रुप है जो कहता है कि स्ट्रे डॉग्स आर ए मेनस, दे शुड बी ईदर किल्ड, दे शुड बी ईदर यूथनाइज्ड,
they should be either castrated, they should not be given food, they should be put into shelters. एक और ग्रुप है जो कहता है कि कंपैशन एंड एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं होते, वी शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर एनिमल्स ऑफ द एनिमल किंगडम, वी आर ऑल्सो एनिमल्स. तो कंपैशन और जो एम्पैथी है दैट डिस्टिंग्विश अस कंपेयर टू अदर्स species, and that is why it is very important to have compassion for people also and for animals also who cannot speak for themselves. So दो हिस्सों में ये एक डिवीजन हमें दिखाई दे रहा है. तो डॉग की जो हिस्ट्री है प्राइमरली इज वेरी क्रूशल. इंडिया में अगर हम देखें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, डॉग को लेके जनरली dogs were considered as impure, who obstruct the sacrifices, the variety of yagya havans which ancient Indians used to do. लेकिन हिस्ट्री डॉग्स की काफी पुरानी है. भीमबेटका में देर इज इमेज ऑफ द डॉग एंड ह्यूमन ऑन लीश. देर आर डॉग फिगराइन विथ ए कॉलर इन हड़प्पा, इन मोहनजोदारो. In Ramayana, there are mention of dogs who are bred in palaces and then sent to Ayodhya. Sarma, the god of dogs in Indian culture, is celebrated. She is the god of dogs. Basically, she is the dog of gods. That's why she is god of dogs. तो देवताओं के पास जो कुत्ता है उसका नाम है शर्मा. सो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. महाभारत के अंदर ये आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे एक स्टोरी है कि आफ्टर द महाभारत वॉर इज ओवर, युधिष्ठिर रूल्ड फॉर मेनी इयर्स, ही इज गोइंग टू वानप्रस्थ. He along with his wife and his brothers, they are climbing the Mount Meru. वहां पे एक एक करके because of the harsh conditions पांडवास started dying. Ultimately लास्ट में युधिष्ठिर बचते हैं और वो डॉग बचता है. So हेवन, स्वर्ग का जब मार्ग खुलता है, रास्ता खुलता है, तो वहां पे युधिष्ठिर से कहा जाता है कि आप इस डॉग को छोड़ दीजिए बिकॉज डॉग्स आर इम्प्योर. तो युधिष्ठिर सेज कि ही इज कंपेनियन टू मी, ही हैज केम टू मी एंड ही इज माय प्रोटेक्टरेट, आई कैन नॉट लीव हिम. Eventually, because that dog was not dog itself, dog was dharma incarnate, and eventually he came out and said कि नमन है आपको कि आप इतने, आपका compassionate attitude है. And eventually the dog along with Yudhishthir were given the doors to the heaven where the Pandavas and Draupadi was waiting for him. So dogs की जो stories हैं, चाहे वो हड़प्पा मोहनजोदारो में हो, चाहे वो रामायणा में हो, even देवी सीता, गॉडेस सीता, उनके जो इयरिंग्स हैं वो शेप्ड हैं डॉग कैनाइन के फॉर्मेट में. तो डॉग्स हैव प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. भैरवा टेम्पल्स आर वेरी फेमस टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया, अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, वेयर मोस्टली दे आर नियर क्रिमेशन ग्राउंड्स, और वहां आपको एक ब्लैक डॉग दिखाई देता है भैरवा टेम्पल्स में. So dogs have played a very important role in an Indian cultural context. It is very important. They have always been companions. Rig Veda mentions them. Multiple types of dogs mention करते हैं. Dogs of burden, beast of burden जिन्हें हम कहते हैं, सामान ढोने के लिए उनका इस्तेमाल होता था, hunting के लिए उनका इस्तेमाल होता था. तो dogs have very very important role. Now we are talking about dogs, और इनको डील करने के लिए प्राइमरली दो मैकेनिज्म बताए जाते हैं. जैसे एक वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कंपैशन शुड गाइड आवर पॉलिसीज टुवर्ड अदर एनिमल्स, और दूसरा चाइनीज मॉडल है जो कि अथॉरिटेरियन मॉडल है. दोनों एक्सट्रीम मॉडल है. वेस्टर्न मॉडल कंप्लीटली प्रायोरिटाइजेस व्हाट द कंपैशन एम्पैथी पार्ट. चाइनीज मॉडल इज वेरी ब्रूटल, गोज फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ इश्यूज. तो इंडिया को ये एडिटोरियल कह रहा है कि ग्रे जोन हमारे पास होना चाहिए, हर चीज ब्लैक और व्हाइट नहीं होती. We need compassion, we need empathy, but we also need to consider the other issues which are there with it. और वो प्रॉब्लम जो बात है वो ये है कि यहाँ ये डॉग्स वर्सेस ह्यूमन का विषय नहीं है, ये डॉग्स वर्सेस स्ट्रे डॉग्स का विषय है. प्रॉब्लम डॉग से नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रे डॉग्स से है. तो डॉग लवर्स के लिए भाई डॉग्स को यू कैन अडॉप्ट, you can collar them, you can vaccinate them, you can keep them inside home, no issue with this. प्रॉब्लम स्ट्रे डॉग्स की है क्योंकि जो इम्पैक्टेड पॉपुलेशन है वो कौन सी है, एल्डरली है,
इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है सबसे ज्यादा? एल्डरली के ऊपर पड़ता है, poors, those who don't have cars and they're moving and living, children, those who are going to school to these areas. These are street dogs, so they attack two wheelers also. जो राइडर्स होते हैं उनको अटैक करते हैं प्राइमरली, और दोज हु आर वर्किंग इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एरिया, उनकी तरफ भी काफी सीरियस ये इशू बनता है. तो दे आर द पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड द मोस्ट, एंड दैट इज व्हाई द कंसिडरेशन फॉर देम, हर साल 37 लाख डॉग बाइट्स के केसेस होते हैं, 5600 के अराउंड रेबीज रिलेटेड डेथ्स होती हैं. रेबीज एक जो इनक्यूरेबल डिसीज है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज चैलेंजेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इसीलिए एडिटोरियल ये ओपिनियन पीस बात कर रहा है कि वी नीड टू बी कंपैशनेट, बट वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द ग्रे जोन, जहां जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, जो डॉग्स को जिनको रेबीज है उनको प्रॉपरली ह्यूमेन वे में यूथनाइज करना जरूरी है. The article writer mentioning about Ranikhet in Uttarakhand in area where NGO, one NGO, important NGO operated, उन्होंने कैप्चर किया जब वहां रेबीज का आउटब्रेक हुआ, तो डॉग्स, ऐसे जो डॉग्स जिनको रेबीज था उनको पैसिवली यूथनाइज किया. बहुत सारे ऐसे डॉग्स थे जो उनको मॉनिटरिंग की जरूरत थी, उनको शेल्टर्स में रखा, बाद में फिर रिलीज कर दिया. बिकॉज डॉग्स आर ऑल्सो टेरिटोरियल इन नेचर. ये सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि भाई हम सब डॉग्स को हटा देंगे तो दोबारा वहां पे डॉग्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज दे आर टेरिटोरियल इन नेचर, दे विल कम बैक, दे विल कम बैक. और यहां पे ये जो बात है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ व्हाट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. आर अर्थ रिसोर्सेज आर व्हाट, लिमिटेड. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. जैसे ह्यूमन वर्सेस एलिफेंट, ह्यूमन वर्सेस टाइगर, ऐसे ह्यूमन वर्सेस डॉग का ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. बोथ ऑफ अस आर टेरिटोरियल इन नेचर. तो वी थिंक स्ट्रीट बिलोंग्स टू अस, डॉग्स थिंक द स्ट्रीट बिलोंग टू देम. So because of higher population density, because of the constraint in resources, this challenge is coming up. It needs careful, calibrated, thoughtful response. Not like kill them all. This should not be the strategy, and this should also not be the strategy. Let them be there through, because of our, we are compassionate. ऐसा नहीं होना चाहिए. ग्रे जोन की यहाँ पे जरूरत है. ग्रे जोन को मीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये आर्टिकल इसी के बारे में बात कर रहा है. प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 बात करता है कि वी कैन नॉट किल दीज एनिमल्स. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रॉपरली इन्यूमरेट. इनका पॉपुलेशन सेंसस एक होना चाहिए, एनिमल सेंसस होता भी है, उसको और विगरसली करना चाहिए. वी शुड नो हाउ मेनी डॉग्स एग्जिस्ट इन स्ट्रीट्स. देन उसके बाद वी शुड कैप्चर देम इन ए वे, न्यूटर देम, वैक्सीनेट देम, and then we should release them. प्रॉपर शेल्टर्स भी बनाए जाने चाहिए, लोगों को ट्रेन किया जाना चाहिए. और जो रेसिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, ये अर्बन एरियाज की मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना बहुत जरूरी है. और रेबीज, जो नेशनल रेबीज प्रिवेंशन का जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसको और विगरसली बढ़ाने की जरूरत है. वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी बढ़ाने की यहाँ पे जरूरत है, ताकि फर्स्ट एड इमीडिएटली डॉग बाइट के केसेस में पहुंचाई जा सके. तो ग्रे जोन इवेंचुअली ना ब्लैक ना व्हाइट, बीच का जो मध्यम मार्ग है, मिडिल मार्ग, जैसे मिडिल पाथ कहते हैं. बुद्धा, गौतम बुद्धा says middle path, always follow the middle path, don't go for the extremes. This is exactly what this editorial is talking about. Clear? Okay, you can also join me on my Telegram account. Here you will get all the important updates related to UPSC civil services examination. This series will continue the editorials of the day, where I'll be going to discuss and decipher important editorials from across multiple newspapers, including international newspapers, keeping in mind obviously the relevance for them for UPSC civil services examination. Thank you for giving me your time.